Hi, this is Shom Pandey and I hope all you doing well. So today I'm making a video on a very important topic of general knowledge. This particular topic is very much important for every student, even if you are preparing for a competitive exam, even if you are not. This particular videos belong to you. Okay, तो आज मैं बात करने चाहूँगा कि थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की। अब इसके पीछे बनाने का मकसद ये है, अगर आप एक स्टूडेंट और डेली बेसिस पे न्यूज़ वगैरह को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको रूटीन में कुछ ना कुछ चीज़ें सुनने, कुछ टर्म्स सुनने के लिए मिलती होंगी, जैसे प्लानिंग कमीशन, यूपीएससी कमीशन या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ जो टर्म्स हैं, ये अलग अलग टर्म्स आपको डेली बेसिस सुनने के लिए मिलते हैं, पर अगर आपका पॉलिटी बैकग्राउंड नहीं है तो आप इन टर्म से रिलेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो आप अपने डेली बेसिस पे सुनते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा इनके बारे में क्या इनका फंक्शन है, क्या इनका रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अगर अपनी बॉडीज़ को डिफाइन करते हैं, जो आपके अलग अलग हमारी जो बॉडी है, हमारी जो हमारे इंडिया की मतलब इंडिया को चलाने के लिए जो फंक्शन कर रही है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जनरली डिफाइन किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पहले आप समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ वो बॉडी हो जाती हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए हल्का सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की। जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली तो यहाँ पे जब ब्रिटिश काल ख़त्म हुआ तो इंडिया के लोगों ने देखा कि इतना ही बड़ा देश है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, लोग जाति के नाम पे बटे हुए हैं, लोग अपने धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, लोगों के अलग अलग रिलीजियस बिलीफ हैं, उनके रिचुअल कल्चर्स वगैरह। तो इस इतने बड़े देश को मतलब यूनाइट रखने के लिए उन्होंने सोचा कि हम एक प्री डिफाइंड बुक बनाते हैं जिसमें पहले ही से ही लॉ वगैरह डिफाइंड होंगे। उसको बनाने के लिए उसके बाद अलग अलग पोस्ट वगैरह, अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बनाएंगे जिसकी अपनी स्पेसिफिक पावर होगी। ठीक है, आम लोगों के लिए भी क्या स्पेशल पावर होंगी और अलग अलग पोस्ट जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की अलग अलग क्या पोस्ट की पावर होंगी, तो वो इन्होंने पहले से डिफाइन करके रखा है। तो उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें आती हैं वो हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसके बारे में पढ़ते हैं और डिटेल में बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर इंपॉर्टेंट बॉडीज इन इंडिया दैट ड्राइव्स देयर पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वाली बॉडीज होते हैं जिसके अंदर उसकी पावर, उसके फंक्शन, उसकी अथॉरिटी सारी लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। दे आर स्पेशली मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग दे हैव डेडिकेटेड आर्टिकल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशली मैंशनड है और इनके लिए एक डेडिकेटेड आर्टिकल है। मतलब समझे आर्टिकल का। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिफरेंट शेड्यूल में डिवाइड किया गया और हर एक चीज़ को एक आर्टिकल दिया गया। हर एक आर्टिकल का एक अपना मीनिंग है। फॉर एग्जांपल हम अगर प्रेसिडेंट को लेके चलते हैं, प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, तो हर एक आर्टिकल के बारे में कोई एक चीज़ बताता है, कोई एक उसकी एलिमेंट बताता है। जैसे कि 52 आर्टिकल कहता है कि दे शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का प्रेसिडेंट होगा। कुछ आर्टिकल उनकी पावर्स के बारे में बताता है, कुछ आर्टिकल उनकी ओथ के बारे में बताता है कि कैसे ओथ लेंगे, कैसे वो ओथ लेंगे, क्या उनका फंक्शन रहेगा। कुछ आर्टिकल उनको बताता है कि कौन उनको एडवाइस देगा, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेंगे। तो ये सारी चीज़ उनके बारे में बताता है। तो हर जो भी फंक्शन हमारे इंडिया में हो रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो सारे एक आर्टिकल से बाध्य है। एक आर्टिकल उनके बारे में कोई चीज़ बताता है। ठीक है, तो ये इसमें जैसे मैंने बताया कि स्पेशली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली मेंशन, और उनके लिए एक अलग अलग आर्टिकल है और हर आर्टिकल अपने आप में कोई एक बात कहता है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। एनी चेंज इन द मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडीज वुड रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब सही है। अमेंडमेंट का क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, अब ये मान के चलिए उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन अब लिखा भी बहुत टाइम था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग फील्ड के लोगों को, बहुत पढ़े लिखे लोगों को अलग अलग क्षेत्र से बुलाया और कहा कि आप अपने लोगों को रिप्रेजेंट करिए, और सारा कुछ देखते हुए वो बुक लिखी। और बुक लिखने में भी जो उनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी अराउंड टाइम लग गया 2 साल 11 महीने और 17-18 दिन का कुछ। ठीक है, तो इतने टाइम तक मीटिंग होती रही, बात लिखी गई, तो उसमें बहुत सारे लॉ उस टाइम लिखे गए हैं। अब ये लगा लिए 1947 से स्टार्ट हो गए, ये 1950 पे जाके खत्म होता है, जिसमें हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। अब जरूरी नहीं जो उस टाइम उन्होंने लॉ लिखे थे, जो उन्होंने उस टाइम एक्ट वगैरह बनाए थे या अलग अलग जो चीज़ें बनाई थी, वो आज के टाइम भी वही सेम चलती रहे। तो इसलिए अगर उसको टाइम के साथ चेंज करना है, तो इसीलिए एक वर्ड होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट है चेंज करना। तो ये अमेंडमेंट जो मतलब है, इसको सिंपल तरीके से मैं ये समझाता हूँ कि आपने एक जीन्स ली फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको उसका कलर ही पसंद है, वेस्ट भी पसंद है, पर आपको लग रहा है कि वो नीचे से थोड़ी सी खुली है, मतलब थोड़ी बेल बॉटम टाइप है, आपको उसको नैरो करवानी है। तो आपके आगे उसको टेलर के पास लेके गए, उसी पर्टिकुलर जीन्स को उसने उसको स्टिच थोड़ा बहुत करके उसको इधर से अल्टर कर दिया, उसको सही कर दिया। तो उसी तरह अमेंडमेंट है।
फ्यूचर मतलब आज की रिक्वायरमेंट देखते हुए उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देना, वो अमेंडमेंट है। वो उस टाइम लॉ बने थे ठीक है, पर आज के टाइम उसमें थोड़ा बहुत अब चेंजेस कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल पहले लॉ बना था कि 21 साल वोटिंग की एज थी, पर उन्होंने देखा नहीं 21 साल नहीं, और पहले लोग मैच्योर हो जाते तो 18 साल कर दिए, तो उसी तरह उसको चेंज किया गया। तो मैं कहता समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बॉडीज सच एज फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नेशनल कमीशन, तो ये सारी चीज़ें बनी। ये सारी जो बॉडीज मैंने आपको अभी सारी मैं भी बताऊंगा, ये सारी बॉडीज तो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। सिंपल से आप एक डेफिनेशन दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर दोज बॉडीज विच आर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है। जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन दिख रहा है, तो इनके बारे में मेरे को बताया नहीं, इनके बारे में एक आर्टिकल दिया हुआ है। तो इनका मेंशन किस आर्टिकल में मिलता है आपको? 324 आर्टिकल में। ठीक है, अब आपको ये बताता हूँ कि पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में बना था उस टाइम 395 आर्टिकल थे, तो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट और चेंजेस लाते लाते थोड़े बहुत ऐड हुए, तो आज के टाइम में आपको 448 आर्टिकल समथिंग मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सर पहले इलेक्शन कमीशन हमारे इंडिया में इलेक्शन के बारे में देखता है। ये कमीशन बना हुआ है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जो इलेक्शन के बारे में देखता है। इसके इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, तो ये देखता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, स्टेट में इलेक्शन कैसे होएगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन क्या होंगे, तो ये सारा कुछ ये देखते हैं। अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको पता होगा यूपीएससी के पीछे पूरी दुनिया पागल है, जो आईएएस आईपीएस वगैरह निकालती है, आईआरएस वगैरह निकालती हैं, तो ये देखती हैं कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पोस्ट होती है उनके लिए जो हम मतलब एग्जाम कराते हैं, तो उसको कंडक्ट कराने का यूपीएससी देखती है। उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट के लेवल पे वही यूपीएससी का काम ही करते हैं, पर स्टेट के लेवल पे करते हैं। तो अगले ऐसे ही फाइनेंस कमीशन है, वो टैक्सेस के बारे में देखता है। तो ये सारी चीज़ें इसके मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अब ये तो होगी जैसे कि हमने शुरुआत किससे की थी, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में डिटेल में बता दें। उसका जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहली चीज आपको यहाँ पर दिखी होगी स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, पहले स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में देखते हैं। These are the non-constitutional body as they do not find any mention in the constitution. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, अपनी जगह नहीं बना पाए, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी, अब देखते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बॉडी ड्यू टू देयर फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है, इसीलिए आप न्यूज़ में कंटिन्यूसली इनके बारे में पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं, क्योंकि ये अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो आपको बोर्ड में दिख रहा है ये इसकी डेफिनेशन है। अब समझिए चीज़ों को। कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारे इंडिया का बना तो हमने कुछ बॉडीज बनाई जो हमने पहले सोच के रखा था ये फंक्शन करेगी वो फंक्शन करेगी, पर फ्यूचर में तो बहुत सारे, इंडिया तो डेवलप ही होगा, कोई कंट्री डेवलप ही होगी, पीछे तो नहीं जाएगी, तो अलग अलग चीज़ें बन के उभर के आने लगी। तो जो हमारा पार्लियामेंट था उस पार्लियामेंट ने सोचा कि हमें ना कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी जरूरत है जो अलग अलग काम करेगा। जैसे कि उसके बाद आपका अलग अलग डिपार्टमेंट बन के आते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनता है, उसके बाद अलग अलग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनता है। तो ये सारे कमीशन किस लिए बने, इनको पता आगे जाके जरूरत पड़ी। तो ये बनाने के लिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ये किसी एक एक्ट के थ्रू बनती है। पार्लियामेंट में कोई एक बिल पास होएगा, वो एक्ट बन जाएगा, तो उसके थ्रू ये कमीशन बन जाता है। ठीक है, तो अभी समझ रहे होंगे। उसी तरह स्टेट लेवल पे भी कोई एक्ट पास हो गया तो वो बन जाती है। तो यही चीज़ है, बस आपको याद रखना है, ये जो बनते हैं ये किसी एक्ट के मतलब एक्ट बना दिया जाता है पार्लियामेंट द्वारा, तब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनते हैं। चलिए आगे मैं आपको और बताता हूँ। दे आर कॉल्ड एट स्टैट्यूटरी सिंस स्टेटस आर लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। आपको इंडिया में किसी की चीज़ की जरूरत लगी, पार्लियामेंट को जरूरत लगी, पार्लियामेंट ने उस बात पे बहस की, एक बिल को पास करवाया, उसको एक्ट बना दिया, रजामंदी मिल गई, मतलब प्रेसिडेंट को साइन कर दिया तो वो एक्ट बन गया। मतलब कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बना हो जो लॉ के द्वारा बना हो, पार्लियामेंट को जरूरत लगी हो तो उसने बनाया है। ठीक है, पर ये इसका स्थान इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिला, पहले नहीं था ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया बाद में, पर ये एक क्रिएट कर दिया। तो दोज बॉडी विच आर क्रिएटेड बाय अ लॉ और विच इज क्रिएटेड बाय बिकमिंग एन एक्ट इज नोन एज स्टैट्यूटरी बॉडी। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सोच में समझ आ गया होगा, बाकी इसका डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। Since this body derive from the power from the from statutes or law made by the parliament, they are known as statutory body। तो इनको नाम जो स्टैट्यूटरी बॉडी मिला है क्योंकि ये लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। ठीक है, आपने पार्लियामेंट में आपको पता है राज्यसभा लोकसभा, उसमें सारे मेंबर मीटिंग करेंगे, अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ बननी चाहिए, अगर उसको मेजोरिटी ऑफ वोट मिल जाते हैं और
जो प्रेसिडेंट है जो बाद में साइन करता है वो उसको भी लगता है कि हाँ ये चीज़ जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये सही है, तो उस पर साइन कर देते तो वो बन जाती है। ठीक है, तो ये लॉ के द्वारा बनती है, स्टैट्यूज के द्वारा बनती है, इसलिए इसका नाम स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, फॉर एग्जाम्पल द सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी, इट वाज सेटअप इन 1988, वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी पावर इन 1992 थ्रू दिस पासिंग SBI एक्ट 1998। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि हमेशा ये भी जो आपको बॉडीज के अंदर सुनने के लिए मिलेगी वो हमेशा एक्ट के तौर पे बनती है, कि पार्लियामेंट में इसके बारे में बहस हुई, उन्होंने एक्ट ये पास कर दिया। तो जनरली हर एक जो ये बॉडी बनी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो या सेबी का हो, ये जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना है, तो इसके लिए एक पीछे इसका एक्ट होगा। तो कौन सा जो सेबी बना उसका एक्ट कौन सा है? सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो जब भी आप ये डिपार्टमेंट पढ़ेंगे इनके पीछे एक एक्ट भी आपसे कोई पूछ लेता है क्वेश्चन में कि किस एक्ट के दौरान बना है या किस एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारी हमारी अथॉरिटीज़ बनी हुई है, जैसे कि अदर एग्जाम्पल इसमें NHRC बताया, उसके बाद UIDAI बनाया जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपके आधार कार्ड में होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनी है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार कार्ड में आपको दिखता है। बाकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं इसकी आपके एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ था 2010 में, पार्लियामेंट ने ये मान के चला कि हमें ना एक ऐसा अथॉरिटी, ऐसा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट के प्रति ध्यान देखेगा कोई ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा है कि जिससे पोल्यूशन हो। ठीक है, तो ये इन्होंने एक्ट पास कर दिया, इसका फिर एक डिपार्टमेंट बना। ठीक है, क्योंकि एक्ट पास हो चुका था तो ये डिपार्टमेंट बना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एन एक्ट टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये एक्ट के द्वारा ये एक डिपार्टमेंट बना था जिसको क्या कह सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट के तौर पर देखता है। पीछे मैंने सुना था कि वोल्क्सवैगन को भी इन्होंने फाइन लगाया था काफ़ी करोड़ का। ठीक है, क्योंकि वो कुछ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे, कुछ पोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा पास कोई ये चीज़ याद रखना है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं वो किसी लॉ द्वारा बनती है, एक्ट जब उसका बना दिया जाता है तो वो बन जाती है। ठीक है, और ये इनका कोई लेना देना नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई नहीं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अंदर कहलाती। तो पार्लियामेंट से आप याद रख सकते हैं, पार्लियामेंट इसको डिसाइड करती है। यदि स्टेट लेवल पर बन रही होती है तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव देखते हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट कुछ आप स्टैट्यूटरी बॉडी देख सकते हैं, जैसे NHRC है जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है ये। ठीक है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर ही बना हुआ है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बना हुआ है। ठीक है, तो ये आर्म्ड फोर्सेज, उसके बाद नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये सारे कुछ है। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ दिख जाती है कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। तो आपको पता है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता के साथ अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा, खराब निकल गया या फट गया, कोई फोन खरीदा, तो वो यहाँ पे आके अपनी डिस्प्यूट बता सकता है। तो ठीक है, तो उसके आगे वो देखेगी। ठीक है, तो ये जरूरत लगी थी जब बाद में लोगों को पार्लियामेंट को, तब जाके ये बनी थी। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी की। तो ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में दो चीज़ें आती है, आपको मैंने बताया था। एक आती है आपकी कौन सी, जो भी पीछे चीज़ मैंने पढ़ाई है। ठीक है, जो आपको ये वाली चीज़ पढ़ाई है मैंने। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद आगे याद रखना, उसके बाद क्या चीज़ आ गई, ये वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एक अलग ही चीज़ है। ठीक है, तो उसी के अंदर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। उसमें देखिए क्या है कि दिस बॉडीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और नॉन स्टैट्यूटरी भी है। स्टैट्यूटरी मतलब इसको एक तरह से एक्ट वगैरह नहीं बनाया गया या इसको लॉ वगैरह से ये वो नहीं बनी है, तो करके ये वो ऐसी बॉडी है। आप चीज़ें समझिए, दे आर नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं मैंशन। दे आर ऑल्सो नॉट स्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने भी इस पर बहस करके मीटिंग करके इसको पास करा के या एक्ट बना के भी इसको बनाया नहीं है। तो ये क्या चीज़ है? तो तीसरी चीज़ क्या बचती है, देखिए, दे आर फाउंड बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन और एक्शन विच मीन्स दे आर फाउंड बाय द गवर्नमेंट एक्शन ओनली। अब आप गवर्नमेंट समझिए, जैसे कि आपको गवर्नमेंट पता होगा कि सरकार बनती है, जैसे लोकसभा में जिस भी पार्टी की बहुमत होती है वो सरकार बनाती है, वो अपना हेड चुनती है। जैसे हमारा हेड बीजेपी की जब बहुमत आई थी 2019 में या 2014 में, तो उन्होंने अपना हेड चुना किसको, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, नरेंद्र मोदी को। ठीक है, हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर, तो वो जाके बने प्राइम मिनिस्टर। अब उनको कोई लगता है कि उन्हें कोई ऐसी एक बॉडी चाहिए जो जरूरत कोई उनको फैसिलिटेट करने में काम आएगी, तो वो ये बना सकते हैं, यानी गवर्नमेंट इसको बना सकती है। और ये भी याद रखना, गवर्नमेंट जाने के बाद दूसरी जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो चाहे तो इसको एबॉलिश भी कर सकती है, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी और आपके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को अबॉलिश करना या उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको पूरे पार्लियामेंट की मेजॉरिटी चाहिए होगी। पर ये गवर्नमेंट के बनाती है, तो गवर्नमेंट चेंज होगी तो अगली गवर्नमेंट मान के चलिए। फॉर एग्जांपल लीजिए, आपने पिछली बार जो देखा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था, आपको याद होगा अगर आप तैयारी वगैरह अच्छे से करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, वो 5 साल के लिए प्लान बनाता था इंडिया के, हर 5 साल के लिए हम 5 साल में ये करेंगे, उस 5 साल में ये करेंगे। ठीक है, तो वो प्लानिंग कमीशन था।
वो कांग्रेस की सरकार ने बहुत पहले हमारे मतलब जब आपके इंडिपेंडेंस मिली थी उसी के टाइम के बाद ही बनाया था उन्होंने। पर जब 2014 में सरकार आती है किसकी, आपके नरेंद्र मोदी की, वो कहते हैं कि मैं नीति आयोग लाऊंगा और प्लानिंग कमीशन को हटा दूंगा। तो वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास पावर है, वो नई सरकार फॉर्म करेंगे तो सरकार के पास पावर है उसको हटाने की। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को हटाने के लिए पास सरकार के पास पावर होता है। अगर आपने गवर्नमेंट अच्छी बना ली तो आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट बनाती है उसको। अगली गवर्नमेंट आए चाहे तो उन्हें लगता है कि ये अच्छा काम करे तो ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि बकवास काम करिए ये हमारे काम की, इनको हटा सकती है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही इसके पावर होते हैं बनाने के भी, उसको अबॉलिश करने के भी, ठीक है। मुझे समझ ही गए होंगे आप। They can be converted into statutory body by enacting a law. For example, the UIDAI was made a statutory body after establishing enacting a law. ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ समझिए, जैसे कि आपने कोई एक बॉडी बनाई, जैसे कि पहले UIDAI भी एक वही थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, पर लेकिन उसको लॉ का दर्जा दे दिया, उसको एक्ट का दर्जा, एक्ट के थ्रू बना के उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी। तो ये गवर्नमेंट ला सकती है, पर लेकिन अगर आपको उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी है तो वही आपको चीज़ द्वारा करनी पड़ेगी। आप उसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, सारे पार्लियामेंट में मेजोरिटी होनी चाहिए लोगों की। अब कुछ लोग उसको अपोज भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए नीति आयोग बनाना चाहती है आज के टाइम की गवर्नमेंट, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो इसको पार्लियामेंट में लेगी। पार्लियामेंट में वो चाहती है कि उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिल जाए, एक इसको पूरा अच्छा सा डिपार्टमेंट बन जाए और एक एक्ट के अंदर आ जाए। तो वो लोगों की बोलेगी, मतलब लोग उस पर वोट करेंगे। अब पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग तो बैठे हैं, पर लेकिन उसमें और लोग भी तो बैठे हैं ना, और लोग किसके, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, वो उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बन नहीं पाता। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें पे जब उनको लगता है कि हाँ भाई इसको एक्ट बनाना है तो वो पार्लियामेंट में ले जाते हैं। कुछ चीज़ें बनती है, कुछ चीज़ें नहीं बन पाती। तो UIDAI एक थी वो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो उसको पार्लियामेंट में लेके गए, उसको एक मेजोरिटी मिल गई और ये बन गई एक्ट। एक्ट के दौरान बन गई। तो आज के टाइम में उसको स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर मैंने आपको पढ़ाया, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। पर आगे जो चीज़ें वो नहीं बन। जैसे उसके बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। आज के टाइम में एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, जैसे कि इन्होंने बताया था कि न्यू डिफिनेट में प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग ले आए थे। तो आज के टाइम में नेशनल लॉ कमीशन भी, जिसके अजीत डोभाल मेरे ख्याल से हेड है, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को हटा के ही ये आपका नीति आयोग लेके आए थे, जो 1 जनवरी 2015 में आए थे। ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो बने थे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने ये कह दिया था कि मैं इसको हटा के लेके आऊँगा, ठीक है। तो नीति आयोग काम क्या करता है? नीति आयोग कुछ नहीं, प्लानिंग कमीशन की तरह के तौर पे ही काम करता है। बस उसमें हमारे हेड कौन होते हैं? हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे प्लानिंग उसके नीति आयोग है। एक्स ऑफिशियो भी एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि अगर आप एक पोस्ट पे जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप 3-4 पोस्ट के भी, उस वाली पोस्ट के भी हकदार बन जाते हैं। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज के टाइम में नरेंद्र मोदी है, तो नीति आयोग के भी हेड बन जाते हैं अल्टीमेटली, ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वैसे अभी कल के टाइम में कांग्रेस के वो बन जाते हैं, तो वो भी इनके अल्टीमेटली इनके हेड बन जाएंगे। पर वो चाहे तो इसको अबॉलिश भी कर सकते हैं। उनकी सरकार आ गई है कांग्रेस की, ठीक है, राहुल गांधी की, ठीक है। तो ये बस नीति आयोग है, इनको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स हैं। नितिन गडकरी दिख रहे हैं आपको, सीतारमन दिख रहे हैं, ईरानी दिख रहे हैं, बाकी अमित शाह और पीछे पीयूष गोयल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। प्लानिंग कमीशन को हटा के आज के टाइम में नीति आयोग आ रखा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही होंगे डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका अच्छे से मेंशन कर रखा है। जब वो बनाया गया था तो उनको लगे थे कि हाँ ये चीजें चाहिए। उसके नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको लॉ के द्वारा बनाया जाता है, एक्ट के द्वारा बनाया, पार्लियामेंट में बहस होती है, उसको अगर वो मिल जाता है, हरी झंडी मिल जाती है, तो उसको साइन कर देते हैं हमारे मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट को, उसको साइन करते हैं तो उसको हरी झंडी मिल जाती है, वो बन जाता है एक्ट, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, ये कोई भी गवर्नमेंट आके बनाना चाहते तो बना सकती है, और जो पहले किसी गवर्नमेंट ने बना रखी है उसको भी हटा सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का पावर होती है चीज़ों को बनाने के लिए, और इसको अगर आपको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना तो आपको उसको लॉ के तौर पर, एक्ट के तौर पर पास कराना पड़ेगा अपने पार्लियामेंट में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो समझ आएगा। अगली बार हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।